गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज की क्लास के अंदर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको इनकम टैक्स का, और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा जो बच्चे सीएस फाउंडेशन पास करके आए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा टैक्स का पेपर है इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो हमारा सीएस, अभी आपने सीएस क्या की है, फाउंडेशन पास की है। तो बेटा जो आपने सीएस अभी फाउंडेशन पास की है, अब जो आप आ गए हो एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो ये बड़ा हाई लेवल है। अभी जो आप फाउंडेशन पास करके आए हो वो कुछ भी नहीं था, सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं था वो। पर ये एग्जीक्यूटिव पास करना फर्स्ट अटेम्प्ट, साथ के साथ पेपर एक अटेम्प्ट में पास करना और ऑल ओवर इंडिया रैंक निकालना बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आ रही है? छोटी बात लगती है किसी को कि ऑल ओवर इंडिया रैंक निकालना है, और रैंक किसका आता है? जो बच्चे बोथ ग्रुप के लिए जाते हैं। जो बच्चा एक ग्रुप देता है उसका रैंक कभी नहीं आता। तो हमारा कंपटीशन किससे? ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट से, जो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम देंगे बच्चे। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मेरे साथ नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर मैं आपको सब्जेक्ट बताऊं, ये आप ध्यान से देखेंगे, टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस। तो सीएस की अगर हम बात करें तो जिन्होंने भी सीएस फाउंडेशन पास की है, कब पास की है? अभी मेरे ख्याल से 5 जुलाई को रिजल्ट आया था 2017, और इन सारे बच्चों ने सीएस, शैलेश बात की, तो सीएस एग्जीक्यूटिव, और हमारा अटेम्प्ट कब होगा? अब दिसंबर नहीं, जून 2018। यस और नो? हमें एग्जाम कब देना है? जून 2018। पर यहां पे कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जिनका एग्जाम कब है? दिसंबर 2017। तो ये जो बैच है वो 2017 के लिए भी है दिसंबर, और जून के लिए भी है, दोनों के लिए बैच है। ठीक है, तो किसी बच्चे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर मेरे को तो जून में पेपर देना है। तो बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका ये जो बैच दिसंबर के लिए भी है और जून के लिए भी है, दोनों के लिए। यहां तक कोई डाउट? अब बेटा हम अपने सिलेबस में आते हैं। पेपर का नाम क्या है? टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस। तो टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस हमारे क्या है? सब्जेक्ट का नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव। पेपर नंबर, जो इसका पेपर नंबर है एज पर आईसीएसआई, ये पेपर नंबर 2 है, क्योंकि पहला पेपर आपका कॉस्टिंग का होगा। असली में ये पेपर किस बेस पे है? एमसीक्यू बेस पे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने। क्या आने? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शन को टिक नहीं करना है, यहां पे गोला करना है, मतलब गोले करने की प्रैक्टिस करनी है। तो जितने भी हम यहां पे टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे आपके, उसमें आपको एक ओएमआर शीट देंगे, और उस ओएमआर शीट में आप क्या करेंगे? जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ए बी सी डी, जो आंसर सही है उसको आप गोला करके आएंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि वो गोले करने की भी प्रैक्टिस चाहिए। डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो प्रैक्टिस करोगे तो हो नहीं पाएगी, कोई गोला बाहर चला जाएगा। ठीक है, और नंबर नहीं मिलेंगे। अब सिलेबस में आते हैं कि हमारा इसके अंदर सिलेबस क्या है। तो जो हमारा टैक्स का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड। उसके बाद बात करते हैं यहां पे वैट मतलब पता है ना आपको? वैल्यू एडेड टैक्स। नंबर 2 सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। नंबर 3 सर्विस टैक्स। तो यहां पे 3 लॉ हमें पढ़ने। कितने मार्क्स के लिए? 30 मार्क्स के लिए। मैं कहूंगा लॉलीपॉप है, बस थोड़ा सा क्या है, सर्विस टैक्स थोड़ा सा है जिसके अंदर आपको मेहनत करनी है। बाकी तो वैट और सीएसटी तो बहुत आसान है, इतना आसान है कि मतलब आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा और नंबर भी आ जाएंगे।
अब बात करें 70 नंबर की, तो 70 नंबर में आपको दो चीजें पढ़नी है। एक तरफ आपको इनकम टैक्स पढ़ना है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कैरी करेगा बेटा 60 से 65 नंबर का। ICSI ने नहीं बताया कि इनकम टैक्स कितने का आता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और मैं कैसे बता रहा हूं? पास्ट ट्रेंड, जब से MCQ पेपर बनने स्टार्ट हुए तब से लेके आज तक क्या ट्रेंड रहा है वो मैं बता रहा हूं। दूसरे पार्ट में इंटरनेशनल टैक्सेशन, आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या होता है, और ये 5 से 10 नंबर कैरी करेगा। तो टोटल आप करोगे 70 नंबर का हो जाएगा। अगर ये 60 का आया तो ये 10 का, और अगर ये 65 का आया तो ये 5 नंबर का, और टोटल बिकम्स 70 मार्क्स। 70 ये हो गए, 30 ये हो गए, टोटल मिला के 100 नंबर का हमारा पेपर। ठीक है जी। यहां तक दोबारा से एक और चीज बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने CS फाउंडेशन पास की है, बेटा ये जो पेपर है आपका टैक्स का, ये लॉ पेपर है, और ये थ्योरी पेपर भी है और प्रैक्टिकल पेपर भी है। आप इस वहम में ना रहें कि ये थ्योरी पेपर है, इसके अंदर थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी। और मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। किन बच्चों ने? जिन्होंने अभी रिसेंटली फाउंडेशन पास की, उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर क्या ये पेपर थ्योरी पेपर है? क्योंकि अभी जो मैं स्टार्टिंग की क्लासेस लूंगा, आपकी 3-4 क्लासेस लूंगा, उसके अंदर हम बस थ्योरी पढ़ने वाले, उसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं। और अगर हमें थ्योरी नहीं आती है, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे? तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी बहुत क्या है, मस्ट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले यहां पे इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनकम टैक्स। अच्छा, मेरे पास जो पूरा हमारा सिलेबस है सबकी PPT बनी हुई है, क्योंकि मैं किसी कंपनीज में भी जाता हूं, कॉर्पोरेट कंपनीज में, तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग समझाना होता है। और 2009 से मैं हैबिचुअल हो गया किस चीज का, कि भाई लैपटॉप में ही पढ़ाना है, तो मेरे को बोर्ड पे पढ़ाने में मजा भी नहीं आता। और मुझे भी ये लगता है कि समय के साथ चलना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, हमें भी उसका यूज करना चाहिए, और अगर आप उसका यूज नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। तो टैक्सेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? हम लोग यहां पे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन। क्योंकि हमें बोला गया कि सर आप क्या पढ़ाओगे अभी? इनकम टैक्स। बच्चे ने फाउंडेशन पास की है, बच्चे का दिमाग में पहला ही क्वेश्चन ये आ गया कि सर ये इनकम टैक्स पढ़ने की जरूरत ही क्या है? आप यहां जो जिन बच्चों ने मेरी पेन ड्राइव क्लास ली है, या जो बच्चे मेरी फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं, आप यहां आए क्यों हो? आपने CS ज्वाइन ही क्यों की है? और अगर किसी बच्चे ने CA की है ज्वाइन, तो क्यों की है? अगर उसके पास क्यों का जवाब नहीं है कि मैं CA क्यों कर रहा हूं, मैं CS क्यों कर रहा हूं, मैं CMA क्यों कर रहा हूं, अगर क्यों का जवाब नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि बेटा आपको अपना ड्रीम ही नहीं पता कि आप आने वाले टाइम पे कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं। तो ड्रीम पता होना चाहिए कि कंपनी सेक्रेटरी के पास क्या एथिक्स होते हैं, वो किस तरीके से अपने काम को करता है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मुझे क्या होगा, रीजनिंग जाननी होगी कि सर हमें इनकम टैक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, या हमारी कंट्री को क्या रिक्वायरमेंट है। उससे भी पहले हमें यह जानना होगा कि ये इनकम टैक्स का कानून हमारी कंट्री ने बनाया ही क्यों, जरूरत क्या पड़ी इसकी, क्या जरूरत थी इनकम टैक्स का कानून बनाने की। क्योंकि सर जो हमारी कंट्री है वो टैक्स रेवेन्यू से चलती है। अगर हमारी कंट्री के पास पैसा नहीं आएगा, गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है? टैक्स से। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भारत सरकार का टैक्स। तभी तो टैक्स के अंदर क्या हुआ, टैक्स रिजीम हो गया, टैक्स रिफॉर्म आ गया, GST आ गया। पर बेटा इनकम टैक्स नहीं बदला है, वो GST में क्या बदला है सर? इनडायरेक्ट टैक्स बदला है। क्या बदला है? इनडायरेक्ट टैक्स। और बीच बीच में जब मैं IDT आपको पढ़ाऊंगा, IDT मींस इनडायरेक्ट टैक्स, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं GST आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत सिलेबस में नहीं आना, बट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कि आपको पता रहे। बात समझ में आ रही? बाकी किसी बच्चे को GST की नॉलेज लेनी हो तो संडे हमारा सेमिनार लगता है ITO में, उसकी फीस भी होती है, आप वहां पे जाके GST का सेमिनार ले सकते हैं, जिसमें मेरा भी एक पार्ट होता है, और मैं उसमें लेक्चर डिक्लेयर करता हूं और बताता हूं कि GST में क्या क्या चाहिए। आ रही है बात समझ में? हंस भवन आपको पता होगा, CA की बिल्डिंग है,
आईटीओ में, सीए की बिल्डिंग तो देखी होगी आईटीओ में, वहां पे हंस भवन है, वहां पे बेसमेंट में होती है क्लास। उसके बाद देखते हैं जी, तो सबसे पहला रीजन मेरे सामने क्या आया कि सर इनकम टैक्स का जो कानून है वो हमारी कंट्री ने क्यों बनाया, क्योंकि सर हमारी जो सरकार है भारत सरकार, वो किससे चल रही है, टैक्स रेवेन्यू से। तो जब तक कानून नहीं होगा, जब तक इसके लिए कोई लॉ नहीं होगा, तो कोई टैक्स देगा ही क्यों। तो इसका मतलब सबसे पहले कानून बनाना होगा। अब कानून बनाने की बात हो गई, बेटा कानून कौन बनाएगा, हमारी कंट्री के अंदर कोई भी कानून बनाना है, कौन बनाएगा? क्या हम अपने घर के अंदर ही कानून बना लेंगे? नहीं। जैसे अभी जीएसटी बना, आपने नाम सुना होगा अन्ना हजारे, और आपने सुना होगा वो कह रहे थे लोकपाल बिल पास करो, लोकपाल बिल पास करो। किसको कह रहे थे? पार्लियामेंट को। तो वो पार्लियामेंट से दुहाई लगा रहे थे कि आप क्या पास कर दो, लोकपाल बिल पास कर दो। तो इसका मतलब कानून कहां से बनेगा? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट कानून बनाएगी, और जब पार्लियामेंट कानून बनाएगी तो क्या होगा, वो कानून पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। कहां एप्लीकेबल होगा? पूरे इंडिया में। हो सकता है बाई चांस कि वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एप्लीकेबल ना हो, उसका भी रीजन है। आपको धीरे धीरे, अभी तो फाउंडेशन पास की है, धीरे धीरे सीखेंगे। दो चीजें समझ में आ गई। दो चीजें क्या समझ में आ गई कि सर भारत सरकार को टैक्स का कानून बनाना था। क्यों बनाना था? कि सर अगर किसी भी कंट्री को अपनी डेवलपमेंट करनी हो, पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? टैक्स रेवेन्यू से। पहली बात क्लियर। दूसरी बात क्या थी कि सर जो भी कानून बनेगा वो पार्लियामेंट से बनेगा। अभी बनेगा कैसे वो हम देखेंगे, इट विल टेक अ टाइम। तो दो बातें हमें समझ में आ गई कि टैक्स का लॉ क्यों बनाना पड़ा और ये कानून बनेगा कैसे। अब तीसरी बात, आपको इनकम टैक्स का कानून बनाना है, मतलब कि भारत सरकार को इनकम टैक्स का कानून बनाना है, तो उसके लिए पावर भी तो होनी चाहिए। जीएसटी का कानून बनाना था, 17 साल लग गए जीएसटी का कानून बनाने में। 17 साल। 17 साल में जो बच्चा पैदा हुआ होगा आज से 17 साल पहले, वो 17 साल का हो गया होगा, और जो 17 का रहा होगा वो 34 का, और जो 34 का वो 51 जो भी है। और आपके फादर या आपके दादाजी भाई साहब वो कितने साल जीएसटी देख लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50, इससे ज्यादा वो जीएसटी देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। और आप लोग 50-60 साल देख लोगे, मैं खुद 20-25 साल देख पाऊंगा जीएसटी। 34 अभी मेरी एज हो गई है, 34 में आप प्लस कर लो 20 साल, कितने हो गए? 54। क्योंकि उस मतलब 60 साल के बाद मैं क्या करने लगा यूज जीएसटी का? मैं अपना घर पे बैठूंगा, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करूंगा, क्योंकि जिंदगी छोटी सी है। और जिंदगी कैसे जीनी है? मजे लेके। ये थोड़ी ना कि पागलों की तरह भाई सीए करने आ गया है, सीएस करने आ गया, बस पढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। हर एक पल आपको जीना है, क्योंकि ये जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है सबको? बेटा हर एक पल जीना है। अभी यहां पढ़ रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन पढ़ने में, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरे फ्रेंड का क्या हो गया, बाहर बारिश हो रही है नहीं हो रही, कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए, तो आप सीएस इजिली बन जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं कि सर अगर भारत सरकार को कानून बनाना है तो उसको कानून बनाने के लिए क्या होगा? पावर चाहिए। और बेटा हिंदुस्तान में कोई भी कानून बनेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बनेगा। क्यों? इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ। किसी भी बच्चे का जन्म होना है तो एक मां उसको जन्म देगी। आ रही बात समझ में? तो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कानून बनाना है, कहां से बन के निकलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, भारत का संविधान। ये भारत का संविधान बनाया किसने था? ये पूरी ड्राफ्टिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। बात समझ में आ रही? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर ध्यान से आप देखेंगे सामने स्क्रीन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसके 3 ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारी लेग कितनी है? 2, आंखें कितनी है? 2। आ रही बात समझ में? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैं अपनी 2 लेग में खड़ा हूं? यस और नो? हर एक आदमी अपनी 2 टांगों में क्या है? खड़ा है। अगर उसकी एक टांग नहीं है, क्या खड़ा हो सकता है? सर नहीं हो सकता। हिंदुस्तान अगर चल रहा है तो इन 3 चीजों की वजह से। आप इन 3 में से एक चीज बंद करा दो, हिंदुस्तान बंद, चल ही नहीं पाएगा, रन ही नहीं कर पाएगा। क्यों?
अब देखो ये 3 ऑर्गन्स क्या है, मतलब ये हिंदुस्तान के क्या है 3 पिलर्स है जिनके ऊपर ये हिंदुस्तान क्या है आज खड़ा है। पहला क्या है लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर्स मींस बेटा लॉ मेकिंग बॉडी, जो बनाएगी इस कंट्री के अंदर कानून। अगर कोई भी कानून बनाना है इस कंट्री के अंदर हिंदुस्तान में तो वो कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर्स बनाएंगे। दीज आर लॉ मेकिंग बॉडी। कानून बनाने के बाद क्या होगा सर, उसको इंप्लीमेंट करना होगा। जैसे जीएसटी का कानून बना दिया, जीएसटी का कानून बन गया, पार्लियामेंट से उसका कानून बन गया, पर कानून बनाने से कुछ होगा क्या, नहीं सर, उसका इंप्लीमेंटेशन चाहिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी चाहिए जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, देखेगी। जैसे रोड पे मैं गाड़ी चला रहा हूं तो ट्रैफिक पुलिस वाले देख रहे हैं कहीं ऑफेंस तो नहीं कर रहा, रेड लाइट तो नहीं तोड़ी इसने, या गलत तरीके से रश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा, यस और नो। तो कानून को इंप्लीमेंट कराने के लिए भी तो कोई बॉडी चाहिए, और आजकल उस बॉडी का सारा जिम्मा किसने ले रखा है, मोदी जी ने। आपको पता होगा भारत सरकार, मतलब जो हमारी कंट्री है हिंदुस्तान की, उसने आजकल कौन सी सरकार को जिम्मा दे रखा है, बीजेपी को। और बीजेपी के अंदर कौन, मोदी जी हमारे क्या है, लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है। बात समझ में आ रही है। और मोदी जी का राइट हैंड कौन है, अरुण जेटली, जो कि आजकल कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपने सुना होगा बड़ी सारी मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे उसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। बच्चा कह रहा है सर पढ़ा क्या रहे हो, बेटा अभी तो मैंने पढ़ाना ही स्टार्ट नहीं किया, अभी तो बस मैंने ये बताया कि कानून लेजिस्लेचर बनाएंगे। मैं लेजिस्लेचर डिफाइन करूंगा कि होते कौन है ये लेजिस्लेचर, इट विल बी टेक हाफ एन आवर। मैं ये आपको बताऊंगा कि इंप्लीमेंटेशन करने वाली जो बॉडी है उसकी पूरी हिरार्की क्या है, इट विल बी टेक अगेन हाफ एन आवर। मैं आपको बताऊंगा जुडिशरी कौन होते हैं, तो 1.5 घंटे में जाके ये लेक्चर कंप्लीट होगा। तो अभी तो मुझे ये सारी चीजें क्या है डेप्थ के अंदर पढ़नी, ऊपर ही ऊपर नहीं पढ़ना, क्योंकि अब जो आप चीज बनने जा रहे हो, आप जो कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हो, आप कोई छोटी मोटी चीज बनने जा रहे हो, बहुत बड़ी हस्ती आप बनने जा रहे हो। अभी मोदी जी ने सीए डे में क्या बोला था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर एक प्राइम मिनिस्टर के भी सिग्नेचर से बड़ा सिग्नेचर है। बात समझ में आ रही है। ऐसी एक कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, बोर्ड मीटिंग करवाता है, तो बोर्ड मीटिंग जब वो करवाता है तो वो कंप्लायंस करता है, तो उसमें उसके सिग्नेचर होते हैं। तो आपके सिग्नेचर की क्या है, वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। तो बताओ जी, हमारी कंट्री के अंदर लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर्स बनाएंगे, और लॉ बनने के बाद इसे क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव है। वेरी वेरी गुड। और बेटा थर्ड पार्ट जो हमारा यहां पे जुडिशरी, क्योंकि जब लॉ इंप्लीमेंट होता है, जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा है, या मैं रोड पे कार चला रहा हूं, तो कई बार लोग क्या करते हैं, ऑफेंस करते हैं, लॉ को तोड़ते हैं। और जब कोई लॉ तोड़ता है तो उसे क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट, सजा। ठीक है जी। और वो सजा देने का अधिकार किसके पास है, जुडिशरी के पास। तो इसकी भी हम एक पूरी हिरार्की पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट, चलें आगे। तो सबसे पहले आप ये देखने जा रहे हैं कि ये लेजिस्लेचर्स होते कौन है। ठीक है, ये देखने जा रहे हैं लेजिस्लेचर्स की मैं आपको हिरार्की बताने जा रहा हूं। ये बेटा मेरी पूरी किताब बनी हुई है, जितने भी बच्चे यहां से पढ़ रहे हैं उनको ये बुक मिलेगी, और हमने बहुत प्रॉपर तरीके से इस बुक के अंदर चीजों को डिजाइन किया है। पहले चैप्टर का पूरा नाम है, फिर उसके बाद सेक्शंस बताए गए हैं आपको, और फिर उसके बाद ये यहां से स्टार्ट किया गया है। तो हमारी कंट्री को क्या करना है, हमारी सरकार को क्या करना है सर, लॉ बनाना है। किसका लॉ बनाना है सर, इनकम टैक्स का। बेटा जब भी किसी चीज का लॉ बनाना होता है तो सबसे पहले उसका एक बिल पार्लियामेंट में जाता है। कहां जाता है, पार्लियामेंट के अंदर। ये बिल बिजली का बिल नहीं है, ये क्या है, जैसे जीएसटी आया तो पहले जीएसटी का एक बिल कहां गया, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्यों गया, क्योंकि सर हमारी कंट्री के अंदर लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर्स बनाएंगे। लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर्स बनाएंगे। और लॉ बनाने के लिए हमारी कंट्री में मोटे मोटे 2 लोग रखे गए।
कौन दो लोग? मोटे मोटे एक पार्लियामेंट है, एक तो पार्लियामेंट है जहां से लॉ बनेगा और वो लॉ पूरे हिंदुस्तान के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ, कई बार J&K में नहीं होता, बात करेंगे वो इशू क्या है। दूसरा कौन सी बॉडी है जहां से कानून बनेगा? आपने सुना होगा स्टेट के अपने कानून होते हैं। जैसे जीएसटी आने से पहले दिल्ली का अपना वैट था जिसे हम डी वैट कहते थे, पंजाब का अपना वैट था पी वैट, महाराष्ट्र का अपना वैट था एम वैट। तभी तो दुनिया परेशान थी कि उधर दिल्ली वाले टैक्स ले रहे हैं, इधर महाराष्ट्र वाले, इधर पंजाब वाले, सब लोग टैक्स ले रहे हैं। यार एक कंट्री और इतने टैक्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंट्री एक टैक्स। तो अब कर दिया ना उन्होंने पंचिंग लाइन भी बना दी, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। सुना आपने? बात समझ में आ गई? पर ये कहां हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स में। हम क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अभी मतलब जानेंगे डायरेक्ट टैक्स का भी क्या है। अभी हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं कि सर जो लेजिस्लेचर्स हैं, इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, ये बनाएगी कानून। और इंडिया में मोटी मोटी कितनी बॉडी है? दो, एक है पार्लियामेंट और दूसरी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरी कौन सी है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट में कौन बैठा है? एमपी। आपको पता होगा पार्लियामेंट में जो एमपी बैठे हैं इनके इलेक्शन होते हैं और हम लोग इन्हें चुनते हैं। यस और नो? तो हमने डिसाइड किया और एमपी का इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। अब जिसकी बहुमत में सरकार बनती है वो अपने एमपी में से क्या करते हैं? एक लीडर को डिसाइड करते हैं और वो लीडर हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनता है। यस और नो? समझ में आया? उसी तरीके से बेटा स्टेट के अंदर क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसमें एमएलए बैठते हैं। कौन बैठते हैं? एमएलए। और इन एमएलए का भी क्या होता है? चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। और इन जिनकी बहुमत में पार्टी आती है, जैसे दिल्ली में आई जब एमएलए का इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी बहुमत में, और उन एमएलए ने मैंने क्या किया, जितने भी एमएलए थे अपने में से एक लीडर चुना, अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली का सीएम बना, चीफ मिनिस्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर अगर लॉ बनाना है तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि सर उसका बिल पार्लियामेंट में लेके जा सकते हैं, और अगर स्टेट के लिए कानून बनाना है तो स्टेट असेंबली में उसका बिल लेके जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? मुझे बताओ, इनकम टैक्स का कानून बनाना है तो इनकम टैक्स का बिल कहां लेके जाओगे? सर पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक हाउस कौन सा है? लोकसभा, और दूसरा हाउस कौन सा है? राज्यसभा। तो पहले वो बिल कहां जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा से पास होने के बाद इनकम टैक्स का बिल पहले कहां गया? लोकसभा के अंदर। फिर वो कहां गया? राज्यसभा में। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, उसके बाद उसमें साइन करेंगे कौन? प्रधानमंत्री? नहीं, हमारे प्रेसिडेंट। और आज की डेट में, अभी की डेट में हमारे प्रेसिडेंट कौन है? प्रणब मुखर्जी। वो अलग बात है कि अभी वो चेंज होने वाले हैं, बट अभी आज के दिन हमारे प्रेसिडेंट साहब प्रणब मुखर्जी उसमें क्या करेंगे? अपने हस्ताक्षर, सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने से क्या वो लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा? यस सर, कानून तो बन जाएगा, पर उसे नोटिफाइड करना होगा। कहां नोटिफाइड करना होगा? ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया के अंदर। और पहले क्या होता था? ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया की जो साइड होती थी, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिकली साइड नहीं थी, अब आ गई है, मैं आपको दिखा दूं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली साइड है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इसका एक सर्वर है, गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया। जितने भी हिंदुस्तान के कानून पास होते हैं सबसे पहले वो यहां पे नोटिफाइड किया जाता है कि हिंदुस्तान में ये कानून बन चुका है। जैसे मेरी किताब आती है, मेरी इनकम टैक्स की क्या है? एक किताब है, दिखाना। अब मैंने ये बुक बनाई है, मैंने क्या किया? इस बुक को बनाया। इस बुक का ऑथर कौन? मैं। तो पहले मैंने ये किताब लिखी होगी, मैंने नोट्स बनाए होंगे और फिर इसके अंदर उनको लिखा। क्या मैंने किताब बना दी, नोट्स बना दी, सब कुछ बनके तैयार हो गया, पर अभी तक ये बुक नहीं बनी, मार्केट में ये बुक नहीं आई, मान लो ऐसा, तो क्या मैं ये कह दूं कि बच्चे मेरी किताब से पढ़ रहे हैं? नहीं। जब तक ये बुक कहां नहीं जाएगी? प्रिंटिंग में।
आपके पास आने से पहले ये बुक कहां जाएगी? प्रिंटिंग में, और प्रिंटिंग में जाने के बाद वहां पे पब्लिश होगी, और पब्लिश होने के बाद जितने भी इसके क्या है डीलर है उनके पास जाएगी, स्टूडेंट वहां शॉप में जाएगा, परचेज करेगा। क्या मैं बोल सकता हूं जब ये किताब प्रिंटिंग में चली गई है और उसके बाद डीलर्स के पास चली गई है तो ये मेरी किताब क्या हो गई है? लॉन्च हो चुकी है। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो सर अगर हिंदुस्तान के अंदर हमें कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले हम उसका बिल कहां लेके जाते हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में जब सर वो बिल जाता है तो वहां पे लोकसभा से पहले वो बिल पास होता है और उसके बाद राज्यसभा से उस बिल को पास किया जाता है। हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट साहब उसमें अपना सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर करने के बाद वो नोटिफाइड किया जाता है ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया के अंदर, और उसमें एक डेट बताई जाती है कि किस दिन से ये कानून क्या हो गया है? इन्फोर्स हो गया है, किस दिन से ये कानून एप्लीकेबल हो गया है। जैसे आपने जीएसटी में सुना, रात को 12 बजे पार्लियामेंट बुलाई गई और पार्लियामेंट के अंदर अरुण जेटली ने रात को 12 बजे 1 जुलाई 2017 को वो घंटा बजाया। ये चौथी बार ऐसा हुआ है जब रात के 12 बजे पार्लियामेंट ओपन है। आ गई बात समझ में? एक बार पहली बार हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ था, बीच में भी हुआ। तो सर हम अगर कोई अपने कंट्री के अंदर कानून बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका बिल पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट साहब उसमें सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद वो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया के अंदर नोटिफाइड हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके इस तरीके के बेयर एक्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं जिसके अंदर वही कानून लिखा है जो पार्लियामेंट से पास हुआ है और उसके सिवा कुछ नहीं लिखा। हां, इसकी इंटरप्रिटेशन कौन लोग करेंगे? जो लोग एक्सपर्ट्स हैं। और एक्सपर्ट्स हम किन्हें बोलते हैं? जो चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, सीएमए है या कोई अदर प्रोफेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर ये तो बात हो गई कि अगर हमें कोई लॉ बनाना है जो पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेबल होगा तो उस केस के लिए क्या हो गया कि सर वो बिल पार्लियामेंट में जाएगा। अगर मुझे स्टेट के अंदर दिल्ली में कोई कानून बनाना है, दिल्ली के अंदर हम फीमेल के लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं। कानून क्या बनाना चाहते हैं कि जितनी भी फीमेल्स हैं जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज में या कहीं पे भी काम कर रही है, 5 बजे इनकी छुट्टी हो जाएगी और 11 बजे इनकी जॉब का क्या होगा कि इनको जॉब में जाना है। 11 बजे से इनकी जॉब स्टार्ट होगी और 5 बजे खत्म होगी। ये फीमेल्स के लिए कैटेगरी, क्योंकि उनको बहुत सारा काम भी होता है। ठीक है ना? आदमी क्या सोचता है, अच्छा सुबह उठा, अपना सब कुछ फ्रेश किया, चलो जी खा के और निकल लिए। वो बेचारी इतनी मेहनत करती है, फिर सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार करना है, ये करना है, वो करना है, पता नहीं क्या करना है। ये कस्टम बना दिया। वैसे ये कस्टम भी खराब है, मतलब उन्हीं का काम है, मतलब ये सब करना। हमारा भी तो हो सकता था, मतलब मेल मेंबर का भी हो सकता है, पर देखा जाए तो हमेशा यही हो रहा है। कभी आपके घर में ऐसा हुआ कि पापा लगे हुए हैं सुबह से, कभी कभार लग गए, वो कहानी अलग है। कभी ऐसा हुआ कि 5 साल से वही सुबह का ब्रेकफास्ट और वही दिन का, मेरे भी घर पे नहीं हुआ। कहानी समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है जी। और एक चीज मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगा, जो बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं, बेटा आई एम रिस्पॉन्सिबल बट आई एम टेलिंग, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल बट आर यू थिंकिंग। मेरी बस सोच पॉजिटिव है, कोई इस चीज को अदरवाइज मत लेना। ठीक है जी? ऐसा नहीं कि मैं बस फीमेल के साथ ही जुड़ गया, मुझे मेल से कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं रिफॉर्म चाहता हूं, चेंज चाहता हूं। ठीक है? आपने वो देखा ना, कस्टम चला आ रहा है, लड़के की मैरिज होती है किससे? लड़की से। तो लड़की किसके घर जाती है? लड़के के। उल्टा नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत होता है, वो कहानी अलग है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उल्टा करने लग जाओ, ठीक है जी, वरना उसे कुछ और बोलते। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे कानून कहां बनाना है? स्टेट में। मैं स्टेट के अंदर दिल्ली में कोई कानून बनाना चाहता हूं। कानून मैंने आपको बता दिया मैं क्या बनाना चाहता हूं। फीमेल्स के लिए मेरे को एक कानून बनाना है कि भैया सुबह 11 बजे आएंगे और शाम को 5 बजे निकल लेंगे। किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो मशीन लगी हुई है। ठीक है? तो मशीन में बस वो थंब इंप्रेशन किया, अपने आप ही लिखा हुआ। और किसी ने अगर इन्हें 5 बजे के बाद रोका तो जितनी उसकी उस महीने की सैलरी होगी इनके अकाउंट में क्रेडिट होगी, अगर एक भी दिन रोका तो उसने। सही है या नहीं है? सॉलिड कानून हो गया। तो बच्चे भी चाहते हैं कि जल्दी से ये कानून पास हो जाए, तो इसका बिल लेके कहां जाना होगा? स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहां इसका बिल लेके जाएंगे। वहां पे आपको दो हाउस मिलेंगे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो पहले ये बिल विधानसभा से पास होगा, उसके बाद विधान परिषद से, और स्टेट में साइन कौन करेगा? वहां तो प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया था, यहां साइन कौन करेगा? गवर्नर। वेरी वेरी गुड, क्लैपिंग करो वो दो बच्चों के लिए, वेरी वेरी गुड। ऐसे अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों को। तो यहां पे साइन करेगा गवर्नर। कई नालायक बोलते हैं सीएम करेगा, ठीक है, कहीं बोलते हैं पीएम करेगा, कहीं कहते हैं प्रेसिडेंट करेगा, गवर्नर करेगा। ये सीएमए में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है जी, ये सीएमए का इंट्रोडक्शन है। तो यहां पे साइन कौन करेगा बेटा? गवर्नर। और साइन करने के बाद क्या होगा? वो भी नोटिफाइड हो जाएगा, वो भी क्या कर दिया जाएगा? नोटिफाइड कर दिया जाएगा। फिर वो कानून पूरी स्टेट को मानना होगा। तो अगर वो दिल्ली की स्टेट में पास हुआ है तो दिल्ली वाले मानेंगे, यूपी में पास हुआ तो यूपी वाले मानेंगे। क्या महाराष्ट्र वाले को भी मानना पड़ेगा? नहीं। पर जो पार्लियामेंट से कानून पास होगा वो पूरे हिंदुस्तान को मानना। बात समझ में आ रही है? तो हमें लेजिस्लेचर समझ में आ गया पूरा। अब हम लेने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव। क्या लेने जा रहे हैं? एग्जीक्यूटिव। ये देखना ध्यान से। अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो अगेन हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हैं। और आजकल इसका सारा भार मोदी जी ने अरुण जेटली को दिया है, क्योंकि हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या मुझे बताओ अरुण जेटली जी अकेले पूरी मिनिस्ट्री संभाल लेंगे? नहीं। इस मिनिस्ट्री के अंदर बेटा दो डिपार्टमेंट है। अरुण जेटली को इस मिनिस्ट्री के अंदर दो डिपार्टमेंट संभालने हैं। एक सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो अरुण जेटली जी को कितने डिपार्टमेंट संभालने हैं? दो। क्या वो दो डिपार्टमेंट खुद ही अकेले हैंडल कर लेंगे? नहीं सर, यहां पे भी लोग बैठे हुए हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो सीबीडीटी का भी चेयरमैन है, सीबीडीटी के अंदर भी क्या है? मेंबर है। सीबीईसी के अंदर भी क्या है? चेयरमैन है, उसके अंदर भी क्या है? मेंबर है। जैसे आईसीएसआई, तो आईसीएसआई के क्या है? मेंबर भी है, जो सीएस बन जाता है। और चेयरमैन कौन होता है? जब हम लोग इलेक्शन होते हैं तो इनको चुनते हैं कि ये हमारा क्या होगा? चेयरमैन होगा। बात समझ में आ रही है? और अब आपको पता होगा कि एक फीमेल होनी जरूरी है, तो हमारी ममता जी फीमेल, वो प्रेसिडेंट बनेगी। बात समझ में आ रही है? ये अच्छा किया है, ये कानून में लिखा, तभी तो ऐसा मैंडेटरी हुआ ना। कि आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वहां पे एक फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए, सेक्शन 149, ठीक है जी, कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आ रही है? बाकी वहां पे लिमिटें बता रखी है कि ये लिमिट होनी चाहिए, वो आप पढ़ेंगे। तो ये हिरार्की पता लगी एग्जीक्यूटिव की, कि इंप्लीमेंट कौन करा रहा है और इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट है? दो। बाकी बहुत बड़ी हिरार्की है, वो मैं अभी दिखाना भी नहीं चाहता आपको, क्योंकि दिखाने से क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आप एक शर्ट लेने गए थे, ट्राउजर लेने गए थे, उस बंदे ने आपको इतनी शर्टें दिखा दी, इतने ट्राउजर दिखा दिए, आपको कंफ्यूज कर दिया, भाई क्या लेगा। वो सीधे कह देता भाई इसके यही 3 पीस है, इनमें से सिलेक्ट कर ले, तो सही था। अब बाइक लेने गए थे किसी कंपनी की, और आप ऐसी जगह चले गए जहां पे लगातार एक साथ सभी बाइकों के शोरूम है। अब तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप एक में जाओगे, आप जैसे ही बाहर निकले दूसरे ने पकड़ लिया, चल भाई दूसरे में, दूसरे से निकले तीसरे में, तीसरे से निकले चौथे में। हर कंपनी अलग अलग तरीके से चीजें प्रोवाइड करवाती है। तो एग्जीक्यूटिव समझ में आया। अब लास्ट लेने जा रहे हैं जुडिशरी। देखेंगे ये जुडिशरी हिरार्की है। आपने सुना होगा कि पनिशमेंट देने के लिए कोर्ट होते हैं, सुना होगा ना। कोर्ट में अब क्या होता है कि किसी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो अपना डिस्प्यूट लेके, आप अपना रोना धोना कहां लेके जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। तो आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे दिल्ली में बहुत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। आपको अगर बताएं तो हमारा द्वारका में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुल गया, द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
ठीक है जी, आ रही बात। ऐसे 30,000 भी है, ठीक है, पटियाला हाउस, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे क्या है दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना रखे हैं, साकेत में भी है। उसी तरीके से इनकम टैक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। अब आप कहोगे सर यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है तो यहां क्या है? असली में क्या हुआ कि ये टैक्स का मुद्दा था, और जहां टैक्स की बात आ गई इसका मतलब बहुत सारे पैसे की बात आ गई। अगर भारत सरकार का पैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो केस पेंडिंग रह जाएगा, अगर सनी देओल की लैंग्वेज में बोले तो तारीख पे तारीख, दामनी मूवी, तो भाई फिर तो क्या होगा, पैसे नहीं मिलने वाले। 5-5 साल लग जाएंगे, भारत सरकार का जो पैसा है उसमें दीमक लगने लग जाएगी, क्योंकि जब तक केस का डिसीजन नहीं आएगा तब तक सामने वाली पार्टी पैसे क्यों दे। जैसे वोडाफोन के ऊपर नोटिस आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 10,000 करोड़ का, कि 10,000 करोड़ किसको पे करने, वोडाफोन कंपनी को पे करने। तो बताओ कोई नोटिस आएगा, कोई कंपनी ऐसी पे कर देगी? नहीं, पहले कंपनी अपने सीए को बुलाएगी या अपने सीएस को बुलाएगी, सीएमए को बुलाएगी, जो भी कंपनी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैटर देख रहा है वो देखेगा कि यार कंपनी को पे करना है नहीं करना। और अगर आपके आंसू हैं, मतलब कि आपको फाइट करनी है, उस नोटिस के अगेंस्ट लड़ना है, तो कहां जाओगे, कोर्ट में जाओगे। अब यहां तो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, और क्यों नहीं है उसका रीजन ये है कि सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। भारत सरकार नहीं चाहती कि हमारा केस भी क्या है, पेंडिंग रह जाए। भारत सरकार क्या चाहती है कि जल्दी से जल्दी फैसले हो, फास्ट ट्रैक मोड पे। तो उन्होंने क्या बनाया, यहां पे क्वासी कोर्ट बनाया। क्या बनाया है, क्वासी कोर्ट। क्वासी कोर्ट का मतलब है कि जितनी भी पावर आपके सिविल कोर्ट के पास थी वो सारी पावर इस क्वासी कोर्ट को दे दी, जैसे आप और आपकी परछाई। तो क्वासी कोर्ट जो यहां पे बनाया उसका नाम रखा गया ट्रिब्यूनल। क्या नाम रखा गया, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या कि सर ये एक क्वासी कोर्ट है, जितनी भी पावर सिविल कोर्ट के पास थी सारी पावर इसको ट्रांसफर कर दी गई, और इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, आईटी। आईटी का मतलब क्या, इनकम टैक्स। आईटी का मतलब इनकम टैक्स। और एटी, ए आप कहां गए, अपील में गए, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये नाम हो गया, ये नाम हो गया इसका, आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो अगर किसी के पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है, किसी भी आदमी के पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है, अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, तो कितनों बहुतों के घरों में छापे भी पड़े और वो सुबह ब्रेकफास्ट में बैठे हुए थे इनकम टैक्स वाले, ठीक है जी। तो नाश्ता भी आपके साथ, लंच भी और डिनर भी। डिनर करवाने तो वो अपने घर ले गए, ठीक है जी, बड़ा डिनर करवाया उन्होंने। तो अब आपको उसके अगेंस्ट क्या करनी है, अपील करनी है। तो सबसे लोअर अथॉरिटी कौन सी है, कमिश्नर अपील। अगर कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो सबसे पहले आप अपील कहां करोगे, कमिश्नर अपील में। कमिश्नर अपील में आपकी सुनवाई नहीं हो रही, कमिश्नर अपील में आप केस हार गए, तो अब अपने आंसू कहां लेके जाओगे, इसकी हायर बॉडी के पास। वो कौन है, आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। और जो ये डिसीजन देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मानना पड़ेगा, और जिस आदमी के अगेंस्ट ये केस फाइल हुआ है उसे भी मानना होगा। बात समझ में आ रही? अगर यहां से भी हार गया तो कहां जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट से भी हार गया तो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट में आप केस हार गए तो अब कहां जाओगे। अब एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, और वो है खुदा, भगवान, ठीक है जी, और कोई नहीं। कई बार बच्चे बताते हैं कि सर हम प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, उनके पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो बेटा हर केस प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता। जैसे अभी एक दिल्ली में डिसाइड हुआ था केस निर्भया का, आपने सुना होगा, तो उस केस में वो फांसी मिल गई थी उन लोगों को, तो उस केस में थोड़ी ना जा सकते थे, प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट ने हमें फांसी दी है, जरा बचा लोगे। वो तो एक टेररिस्ट वाला मुद्दा था, जब कसाब वाली कहानी थी, कसाब वाली भी कहानी सुनी होगी, तो उसने एप्लीकेशन लगाई थी, वो मुद्दा अलग था, ये मुद्दा अलग है। ऐसे थोड़ी ना कि हर किसी में मुंह उठा के चलो जी प्रेसिडेंट के पास, ऐसे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो पूरी कंट्री को मानना पड़ता है, पूरी कंट्री को। इवन प्रेसिडेंट भी मानेगा, प्राइम मिनिस्टर भी मानेगा, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक मानेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है अपने आप में डॉक्ट्रीन होता है, लॉ ऑफ लैंड होता है, वो खुद एक कानून है। जो उसने बोल दिया
वो बोल दिया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये जुडिशरी हिरार्की आपको पता लगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वोडाफोन का केस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए। करूं या नहीं करूं? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया। किसको नोटिस दे दिया? वोडाफोन की कंपनी को। यू नो वोडाफोन, ठीक है जी, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। कितने का नोटिस आया? 10,000 करोड़ की पेनल्टी। कि 10,000 कम होते हैं, बहुत ज्यादा है सर। 10,000 करोड़ किसी को पे करने हो तो बहुत ज्यादा वैल्यू है पैसे की, इतना पैसा उनको पे करना है। तो वोडाफोन की कंपनी ने हमारी कंट्री के सबसे बड़े लॉयर को फोन किया, और उनका नाम क्या है पता है आपको? हमारी कंट्री का सबसे बड़ा लॉयर राम जेठमलानी, उसको फोन गया। हेलो, तो राम जेठमलानी जी से बोला गया कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया है और 10,000 करोड़ की पेनल्टी है, पैसे दे दें, और हम ये केस फाइट करना चाहते हैं। तो राम जेठमलानी जी उस दिन सलमान खान का केस चल रहा है, आपको पता ही है, तो उसमें बिजी थे वो। तो उन्होंने कहा मेरा है फ्रेंड हरीश साल्वेंकी, उसके पास चले जाओ, केस जिता देगा। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो हरीश साल्वेंकी मेरी से ही हेल्प लेता है। ठीक है जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैं बताऊं तो राम जेठमलानी की जो एज है, आई थिंक अब 93 तक हो गया है बंदा। ठीक है जी, हम लोगों ने देखा भी था उस दिन कि कितनी एज हो गई है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो अब हरीश साल्वेंकी के पास केस गया। वोडाफोन की कंपनी ने कहा देखो बात ऐसी है हरीश जी, केस तो हमें जीतना है चाहे कुछ हो जाए। तो कहां केस लड़ा जा रहा था? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के अंदर आज सुनवाई थी। मान लो आज सुनवाई है वोडाफोन के केस की। सामने कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और उसके सामने कौन खड़ा है? हरीश साल्वेंकी, और बीच में कौन बैठा है? जज। तो जज का फैसला आता है किसके फेवर में पता है आपको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में। किसके फेवर में आता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में। थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया कि जब हाई कोर्ट से वोडाफोन कंपनी केस हारी, तब इन्होंने राम जेठमलानी को फोन किया था, और राम जेठमलानी ने किसको बोला था? हरीश साल्वेंकी को बोला था। उसके बाद अब बस लास्ट अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। इसके आगे तो कहीं अपील जा नहीं सकती, तो इसलिए इन्होंने इतना बड़ा लॉयर हायर किया। आपको बताऊं फीस, मेरे ख्याल से हरीश साल्वेंकी ने कुछ करोड़ों मांगे होंगे, 20 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। वोडाफोन की कंपनी ने कहा, एक एजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब फिगर आप नेट पे जाके चेक कर लेना, 250 करोड़ मिले थे हरीश साल्वेंकी को। मान लेते हैं कि उसने 25 करोड़ बोले। हरीश साल्वेंकी ने कितने बोले? 25 करोड़। वोडाफोन की कंपनी ने क्या कहा कि ले एक जीरो बढ़ा देते हैं, 250 करोड़। पर ये केस जीतना है चाहे कुछ हो जाए। 250 करोड़ देंगे, पर भाई ये केस जीतना है हमें। 10,000 करोड़ की पेनल्टी है, 250 करोड़ दे भी दिए तो क्या गया? कुछ थोड़ी ना गया। आप सीए बनने जा रहे हो, सीएस बनने जा रहे हो, सीएमए बनने जा रहे हो, अगर एग्जीक्यूटिव या मान लो बनते बनते आप 1 लाख रुपए भी खर्च कर दोगे तो कुछ चला जाएगा। चीज तो आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से 250 करोड़ भी अगर वोडाफोन कंपनी दे देगी तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है सर। 10,000 करोड़ की लायबिलिटी। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई होगी? हियरिंग। सामने कौन? इनकम टैक्स, और उसके सामने कौन? हरीश साल्वेंकी, और बीच में कौन? जज। क्या आया होगा डिसीजन, फैसला? किसके फेवर में? वोडाफोन के फेवर में। फ्रंट पेज न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया की, इकोनॉमिक्स टाइम्स की फ्रंट पेज न्यूज कि हरीश साल्वेंकी ने वोडाफोन कंपनी को केस जिता दिया। इसे कहते हैं लॉयर। भाई साहब क्या इंटरप्रिटेशन की। आपको वो इंटरप्रिटेशन जब आप फाइनल में आएंगे मैं दिखाऊंगा, आपकी आंखें भी मतलब एक बार धुंधली सी हो जाएंगी, सर ये क्या कर दिया उसने। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस जाता है तो लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन के लिए जाता है, फैक्ट्स के लिए केसेस नहीं जाते। तो उसने इंटरप्रिटेशन ऐसी करके दिखाई कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली की खुली रह गई, और सुप्रीम कोर्ट को वोडाफोन के फेवर में केस डालना पड़ा। तो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसकी वाहवाही हो रही थी? हरीश साल्वेंकी की। क्या लॉयर है भाई साहब। ये एक नया लॉयर उभर के आया, इससे पहले इसका नाम भी नहीं पता था किसी को ढंग से। पर जिस दिन वो केस जीती है कंपनी, वो बंदा भी पूरे वर्ल्ड में छा गया। क्योंकि आपको पता होगा कई ऐसी कंपनीज हैं वर्ल्ड की जो इंडिया में बिजनेस कर रही है। अब उनको अगर टैक्स कंसल्टेंसी चाहिए तो वो हरीश साल्वेंकी के पास जाएंगी, उन्हीं के पास फोन करेंगे। भाई पैसा दे सकते हैं, उसकी फीस है तो दे सकते हैं।
पर हमारे जो प्रणब मुखर्जी है उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि ये वोडाफोन की कंपनी ने हमारा कितना नुकसान किया है। ये अगर 10,000 करोड़ हमारे पास आ जाते, और ये 10,000 करोड़ ही नहीं, ऐसी पता नहीं कितनी कंपनी है जिनकी करोड़ों की पेनल्टी है, अगर ये सारा पैसा हिंदुस्तान में इतना पैसा आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बताओ, पेनल्टी लेके हिंदुस्तान चला गया है। तो गुस्सा आ गया है पूरी पार्लियामेंट में, सभी जितने भी एमपी एमएलए बैठे हैं सभी को गुस्सा है कि यार ये क्या बात है। तो पार्लियामेंट से कानून बनता है। हमारे प्रणब मुखर्जी ने अमेंडमेंट करवा दी टैक्स के अंदर, जो हमारा इनकम टैक्स है उसके अंदर क्या करवा दी, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब चेंज करा दिया। जिस लाइन की वजह से हरीश सालवेंकी केस जीता था उस लाइन का मतलब ही बदल दिया, और इस केस को रीओपन कराया गया सुप्रीम कोर्ट में। इस केस को क्या करवाया गया, रीओपन करवाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आप पता है केस कौन जीता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इतनी पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की थू-थू हो गई। क्यों कि यार देखो क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद ये अपनी पार्लियामेंट में उसका संशोधन लेके आते, उसको चेंज करते, अपने कानून में डलवाते, और फिर उसके बाद केस को रीओपन करवाते रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, और कंपनियां केस हार जाती। कितनी गलत बात है। पूरे वर्ल्ड में थू-थू हो गई इंडिया की, हर पेज पे यही न्यूज, ये वाहवाही नहीं मिल रही इनकम टैक्स को, तुम केस जीत गए हो रीओपन करा के। तो वोडाफोन की कंपनी ने एप्लीकेशन लगाई मिनिस्ट्री को और पूछा ये क्या है, ये क्या ड्रामा क्या है। तो वोडाफोन के केस में इस तरीके से हुआ, गवर्नमेंट ने दोबारा से रीओपन कराया। तो वोडाफोन की कंपनी की भी और जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज थी बाहर की, सबकी मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई। आपको पता होगा जैसे जीएसटी आ रहा था तो बार बार क्या है, कॉर्पोरेट के साथ इनकी मीटिंगें चल रही थी कि जी हम लोग ये चेंज लेके आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये लोग पब्लिक ओपिनियन पूछते रहते हैं बार बार। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो वोडाफोन, आपको 10,000 करोड़ देने दे, हम वो टैक्स कम कर देते हैं। और एक चीज मुझे बताओ, हिंदुस्तान में बिजनेस करने आए हो, क्या एक ही दिन बिजनेस करो, मतलब एक ही साल बिजनेस करोगे आप? तो जिंदगी भर हम चले जाएंगे तो भी आपका बिजनेस चलता रहेगा। जैसे रिलायंस, धीरू भाई अंबानी चले गए, आज भी रिलायंस इंडस्ट्री है, कल मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी रहेगा, तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा रिलायंस का? नहीं। टाटा का आप देख लो कब से चल रहा है, 1947 से भी पहले चल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सर देखो आप बिजनेस करने आए हो फॉर एवर, जिंदगी भर हिंदुस्तान से क्या करोगे, पैसा कमाओगे, और 10,000 करोड़ में भी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हमें पता है कि हमने गलत किया आपके साथ, तो हम इस पैसे को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और आप इतने पैसे भर रहे हैं, थोड़े फाइन पेनल्टी इंटरेस्ट सब हटा दिया, इतना पैसा बनता है, बस ये दे दो, कहानी खत्म। आ गई बात समझ में? तो बेटा आज की क्लास के अंदर हमने 3 चीजें सीखी है। एक, हमने ये सीखा कि ये लेजिस्लेचर कौन होते हैं। दूसरा, हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में हमें पता लगा। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हमने देखा जिसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और जिसके अंदर 2 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, एक सीबीडीटी और एक सीबीसी। और हमने जुडिशियल हिरार्की देखी। आने वाली क्लासेस के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि जो ये हिंदुस्तान के अंदर इनकम टैक्स का लॉ बना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बना है। तो बेटा जितने भी लॉ हैं सब में क्या होता है, सेक्शन में बातें होती है, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें सेक्शन नहीं, इसमें आर्टिकल में बातें हैं। तो आर्टिकल क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। हम लॉ की इंटरप्रिटेशन करना सीखेंगे, हाउ टू रीड लॉ, लॉ पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि ये लाइफ है आपकी, पूरी जिंदगी आपको लॉ पढ़ना है। तो अगर आज पढ़ना सीख लोगे तो कल हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नया लॉ आ जाए, जैसे जीएसटी। अब क्या जीएसटी आ गया तो क्या दोबारा से हमें भी क्लासेस लेने जाना पड़ेगा? नहीं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, खुद एनालिसिस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।